बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट आज एक मैंने पॉलिटिकल डिस्कशन करनी थी, जिसके लिए मुझे लगा कि लाइव आके इतना कुछ है कि ना तो रील में मुकम्मल होगा और ना कोई किसी वीडियो में मुकम्मल होगा, और बिल्कुल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर है। और फ़ौरन इसलिए शुरू कर लिया है मैंने लाइव, और वेट नहीं कर रही हूँ कि लोग ज्वाइन करें, कि बाद में भी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो आप इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज का मौजू क्या था। अच्छा जी, आज का मौजू मैं शुरू करूँगी चूँकि पॉलिटिकल साइंस से मेरा ताल्लुक़ है, और एज पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते और उसका टीचर होने के नाते आज मैंने सोचा कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करते करते फिर आगे अभी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ उसको रिलेट करूँगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स पे बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि एक जमहूरी जो रियासत है उसके अंदर जब भी हम बात करते हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो एक बात पे मुत्तफ़िक हैं। उनके मुख्तलिफ सियासी जमातों से लगाव हो सकता है, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ से उनका लगाव हो सकता है, लेकिन वो एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं, वो ये कि पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में अगर कहीं पर जमहूरियत है तो वहाँ इदारों को एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव या इंतज़ामिया जिसको कहते हैं, और उसमें सदर, वज़ीर आज़म, काबीना ये आते हैं, वो अपना काम उनका है कि वो इंतज़ामी उमूर को देखें, वो देखेंगे। मुकन्ना जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं, उसका अहम काम ये है कि वो कानून साजी करे और ज़रूरियात के मुताबिक, रियासत की ज़रूरियात के मुताबिक कानून बनाए ताकि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो। तीसरा जो जुडिशरी का इदारा है, उसका ये काम बनता है कि वो देखे कि जो कवानीन बनाए गए हैं उन पे सही अमल दरामद हो रहा है या नहीं, कोई इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, और अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको सज़ा दी जाए कवानीन के मुताबिक। ये इन तीनों का काम है। और चौथा इदारा जो हमारा फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान का ये काम है और उनकी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन है उसका ख्याल रखें कि कोई बैरूनी हमला तो नहीं होने वाला, और अपनी टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस रखें और अपनी जो तंजीम साजी है उसको इस अंदाज से करें कि जिसमें प्रोटेक्शन का एलिमेंट लगता हो। तो ये तो हमारे इदारे हैं जिनका काम मैंने आपको बता दिया है। ये आईनी बात है, ये कानूनी बात है, और इसका ताल्लुक एकेडमिया, मतलब जो लोग सियासत के तालिबे इल्म हैं वो ये बात समझते हैं। आम लोग भी वैसे तो अब समझते हैं, लेकिन बहरहाल उनको ज़्यादा डिटेल पता है इन इदारों की, इस वजह से उनको पता है। अब समझा ये जाता है, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि इदारे अपने अपने हुदूद में रह के काम करें और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ना करें। मतलब इंतज़ामिया जो है वो मुकन्ना के काम में दखल अंदाजी ना करे, मुकन्ना जो है वो बाकी तीनों इदारों के में मदाखलत ना करें। मतलब आपस में अपने अपने कामों में रहें और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ना करें। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ और ये मैंने तमहीद क्यों बांधी है? ये बात मैंने इसलिए की है और इसकी तमहीद इसलिए बांधी है कि आप आज की खबर और 5 दिन पहले की खबर जो शाया हुई उसका मैं हवाल दे रही हूँ, और वो बड़ी ही हम सब के लिए सीरियस खबर है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फ़ोन करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को और उनको कहते हैं कि जो हमारा आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है इसको ज़रा जल्दी करवा दें, या इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देख लें, और हमें इस बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। फ़ाइन, ये 5 दिन पहले की खबर है। और आज की खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों को फ़ोन किया उन्होंने और कहा कि जी आप ये आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है जो 2 बिलियन यूएस डॉलर्स पर मुश्तमिल है, इसको जो है जल्दी से बेल आउट करा दें। अच्छा देखिए, अफवाज पाकिस्तान की जितने भी ज़ीरू या सोच रखने वाले लोग हैं और लॉजिकल लोग हैं और अक्ल रखते हैं और मुहब्बे वतन हैं, उनके दिल में बहुत इज़्ज़त है। ठीक है, मैं अपने तमाम कोर्सेज़ में अक्रॉस द बोर्ड ये बात कहती हूँ
कि पाकिस्तान अगर आज बचा हुआ है और हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं तो उसमें अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है और उसको हमें इंडोर्स करना चाहिए और हम उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, सब करते हैं, जितने भी मुहब्ब वतन है वो तो करते हैं और मैं भी करती हूँ। मैं भी बहुत अपने आप को पेट्रियाटिक समझती हूँ और कहती भी हूँ। अब बात यह है कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त मुख्तलिफ महाज पर लगी हुई है, आपने देखा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इस वक्त शदीद मिलिटेंसी से वो डील कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पर वो इसको डील कर रहे हैं और उसमें आपने पढ़ी है खबर, रसबेला का जो प्लेन क्रैश है उसमें हमारे बड़े अहम पर्सोनल की डेथ हुई है, शहादत उनको मिली है। तो हम इस वक्त बड़ा उस फेज़ में है जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये अफवाह जो है वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। मेरा ख्याल है सब लोग यही कहेंगे। तो जब आप इस तरीके से आपका काम है फ्रंटियर्स को वो करना, प्रोटेक्ट करना, तो अगर आप इस तरह के जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है वो करना शुरू कर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कभी फौजी काविश होगी मिडल ईस्ट के अंदर, तो अगर सऊदी अरब ने यमन पे हमला कर दिया और यमन के साथ उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, पहले भी आपको पता है हमारी रेजोल्यूशंस हमने पास की कि हम मिडल ईस्ट की किसी भी लड़ाई में नहीं आएंगे और बिल्कुल राइटली सो हमें नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों मुसलमान ममालिक हैं और भी जो मुसलमान ममालिक अगर आप इसमें लड़ते हैं तो पाकिस्तान अगर तो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकता तो उसको न्यूट्रलिटी अपनी शो करनी चाहिए। तो इस सूरत में तो फिर हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। ये काम लीडरशिप का है। अगर आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट में बैठे क्यों हुए हैं, फिर तो आप उनको नहीं बैठना चाहिए। तो ये कुछ अहम एक सवाल था तो मुझे समझ नहीं आई थी और मैं बड़ी डिस्टर्ब थी इसकी वजह से कि ये हम इंटरनेशनल हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम लोगों को बाकी ममालिक, ख़त्ते के ममालिक, मिडल ईस्ट के ममालिक या और जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी कमज़ोर है। हमारे वो लोग जो कि फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं उनके पास ना तो विजन है और ना ही उनके पास इतनी ताकत है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, वो अपनी ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको खुद से डील कर सकें। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक तो मैंने आपसे ये बात करनी थी। दूसरी जो अहम बात मैं करना चाह रही थी वो ये है कि देखिए इस वक्त अभी ममनुआ फंडिंग केस, मैं फॉरेन फंडिंग नहीं कहूँगी, ममनुआ फंडिंग जो केस है उसका फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ। कुछ लोग कहते हैं, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीटीआई वाले अपनी मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पीएमएलएन अपनी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बहरहाल ये हम इस बहस में नहीं जाते कि कौन सही है या कौन गलत है और क्या आना चाहिए था क्या नहीं आना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी है कि अदालत ये कहती है अपने हुक्मनामे के तहत कि जो ममनुआ फंडिंग केस है पार्टीज़ का, जिसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, इनके जो फैसले हैं वो इकट्ठे सुनाए जाएं और इनके ऊपर जो भी डिस्कशन होनी है वो इकट्ठे हो। ये मैं नहीं कह रही, ये हुक्मनामा कह रहा है, अदालत का हुक्मनामा कहता है। उसके बाद ये नहीं किया था और पीटीआई के खिलाफ जो भी एक वर्डिक्ट है वो आ जाती है, जो आपने देखा। और अभी हम उस पर बहुत बहस चल रही है कि उसके कानूनी पहलू क्या हैं, उसके क्या हैं। मैं सादी सी गुफ्तगू करूंगी जो कि सबको समझ आ जाए, बहुत डिटेल उस पर डिस्कशन नहीं करी। वो आप टॉक शोज देख सकते हैं, मेरा कोई टॉक शो से ताल्लुक नहीं है तो मैं वो नहीं करी। अच्छा, अदालत के इस हुक्म की मुखालफत करते हुए इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता है पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में और कहता है कि इतने इतने अकाउंट से जो आए हैं पैसे वो पता नहीं है कहाँ से आए हैं और पता नहीं कोई भारत की एजेंसी है, कोई इसराइल की एजेंसी है और उन्होंने इनको भेजे हैं। तो अगर एजेंसियाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे भेजते हैं तो इतना ही तो अक्ल हर इंसान में होती है। वो इसलिए भेजते हैं कि उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इमरान खान के तो ख़िलाफ़ है इंटरनेशनल लॉबी, इसराइल भी ख़िलाफ़ है, इंडिया भी ख़िलाफ़ है और अमेरिका भी ख़िलाफ़ है। तो फिर वो कौन सी लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं? एक तो मेरा सवाल ये था। दूसरी बात ये है कि अब आगे होगा क्या, ये बड़ा अहम सवाल है। होगा ये कि आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है जिसमें वो कुछ इख्तियारात रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है कि वो जुर्माना आयद कर दे, फंडिंग को जब्त कर ले और कोई पेनल्टी डाल दे
ये वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जो बैन की बात हो रही है बार बार कि क्या इमरान खान की पार्टी पे बैन लग जाएगा, उसकी क़यादत पे बैन लग जाएगा, तो वो क्या बैन इसलिए नहीं लग सकता कि आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है और उसके लिए उसके पास ठोस एविडेंस होने चाहिए कि ये पार्टी किस तरीके से इंटरनेशनल जिन लोगों से फंडिंग ले रही थी उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा कोई एविडेंस मौजूद है जिसमें उनको पता चला है कि पीटीआई कोई इस किस्म का एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है जिसमें वो या रही है कि फॉरेन जितनी भी एजेंसीज़ हैं जिनसे ये कह रहे हैं उन्होंने फंडिंग ली है उनसे ये कर रहे हैं, उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और उसके लिए एक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं लेना, उसके लिए एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, जो हमारी जुडिशरी है उसने लेना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक सवाल है, उसमें सवाल ये है कि क्या ये एक्शन वो तमाम पार्टीज़ की कंपैरेटिव स्टडी के बाद लेंगे, क्योंकि अदालत खुद ही कहती है एक कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी है। अदालत ये खुद कहती है कि आप पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन के केसेस को इकट्ठा सुने, ममनुआ फंडिंग के केसेस को, और फिर देखें कि किसने कितनी की है और इस हिसाब से आप सजा दें। तो ये जो पार्टी की सरबराही से हटाना या नाअहल करार देना है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो करेगी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। तो अभी तो आप इस पे होल्ड लगा लें। ये तो एक वो बातें हैं जो कि अब इस वक्त चल रही हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वो सारे मौजू हैं जो कि अभी इस वक्त कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी सॉवरेनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी पाकिस्तान की अफवाज हैं वो इतने अहम महाज पर हैं इस वक्त कि इस वक्त उनको फाइनेंशियली या पॉलिटिकल मैटर्स में ड्रैग होना या करना एक अक्लमंदी नहीं है। और जबकि हम हमेशा कहते हैं जमहूरियत तब नाकाम होती है जब इदारे एक दूसरे में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसके लिए मैं आई थी और मैंने इसमें बहुत सारे मौजूद और भी डिस्कस कर लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो वो मैं नीचे ले लेती हूँ। मेरा मकसद बहुत लंबी कन्वर्सेशन करना नहीं थी, लेकिन मैं एक लास्ट बात ज़रूर करना चाहूँगी। देखें, नाअहल करार देना या किसी पे पाबंदी लगा देना, ये सारा कुछ पीटीआई के रेफरेंस से बात हो रही है ना इमरान खान की, लेकिन आप अवाम का क्या करेंगे? अवाम तो अपना फैसला दे चुकी है। 20 सीटें उन पे इलेक्शन होते हैं जिसमें से 16 सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं। सिटिंग गवर्नमेंट सिटिंग होते हुए भी फेल हो जाती है। मिशनरी उनके साथ है, बहुत सारी और इदारे उनके साथ हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। तो अवाम की विल को आप क्या साइड पे कर सकते हैं ऐसी हरकत करके? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता, क्योंकि अवाम को हमने बड़ा वो फॉर ग्रांटेड लिया अब तक और लेते रहे हैं। लेकिन इन जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके बाद लोगों को ये पता चल गया है कि अवाम की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है और इनको इतना भी आप फॉर ग्रांटेड ना लें जितना कि आप लेते रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे अगर ऐसा कुछ होता है। वैसे तो अजीब बात है कि बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिलिटेंसी दोबारा सर उठा रही है और यहाँ पर बात हो रही है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के बारे में। तो फोकस हैज़ टू बी एट द राइट प्लेस एंड एवरी इंस्टीट्यूशन। जमहूरियत का हुसन ये है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं उनमें ना इतनी ताकत है, ना वो आपस में डिस्कशन करके किसी एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं और ना ही वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ आने के लिए तैयार हैं। और इसी सूरत में दूसरे इदारों को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है जो कि बिल्कुल गैर जमहूरी है और इसी की वजह से तमाम मसाइल बाद में पैदा होते हैं। तो ये जो थी आज की मेरी डिस्कशन थी। आपसे फिर दोबारा किसी भी छोटे मौजू पे या बड़े मौजू पे बात करूंगी। अभी इस वक्त पॉलिटिक्स जो है ना वो गर्मा गर्मी सब कुछ चल रही है और वो सारा जो है हम सबको इफेक्ट करता है और फिर हम उसके ऊपर मैंने जो भी बात की है वो सारी बिल्कुल पॉलिटिकल, एक लीगल और ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।